और फिर क्या करना है आपको, जो भी ये था मैंने कहा कुछ भी हो ये, ठीक है, इसी का वर्गमूल लेना है माइनस के साथ और इसी का वर्गमूल लेना है प्लस के साथ। हेलो वेलकम। देखो यार, जो प्रश्नावली 2.3 है ना, इसमें खास करके इस टाइप के जो सवाल आते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख दिया वर्गमूल के अंदर, या फिर 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया वर्गमूल के अंदर, और आपसे प्रांत और परिसर निकालने को पूछ लिया, तो इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को दिक्कत रहती है। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में, जिनसे आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की। कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट इस लेक्चर के मिल जाएंगे टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना क्लास 11 हिंदी मीडियम अकेडमी, यहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो यार, इसका पहला जो प्रश्न है काफ़ी आसान है। इसमें बोला गया है निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी निर्धारित कीजिए। तो मैंने याद करो आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर अपने पास कोई संबंध आर है तो यही संबंध फलन कहलाएगा। कि मान लो अगर ए टू बी है यार, तो ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर कोई ना कोई प्रतिबिंब रखता हो और केवल एक ही प्रतिबिंब रखता हो। मतलब दो कंडीशन है कि ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब होना चाहिए और कोई भी अवयव ए का ऐसा ना हो जिसके एक से ज़्यादा प्रतिबिंब हो, केवल एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। ठीक है, चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि सभी का प्रतिबिंब अगर एक है मतलब समान है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी एक बंदे का एक से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। मतलब ये अलाउड है, ये भी अलाउड है, ठीक है, लेकिन ये अलाउड नहीं है कि एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा, ठीक है, प्रतिबिंब हो, ये अलाउड नहीं है। बस ऐसा होगा तो फंक्शन नहीं होगा। मतलब ए का कोई अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके एक से ज़्यादा क्या हो, प्रतिबिंब हो। या फिर आप डायग्राम से अगर समझ रहे हो तो ऐसे समझ सकते हो, ए के पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिससे एक से ज़्यादा तीर निकल रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं पहले की बात करूं तो ये तो एक फलन है। क्यों है? क्योंकि अगर देखो मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊं तो दो एक से लिंक है, यानी दो का प्रतिबिंब है एक, 5 का भी प्रतिबिंब है एक, 8 का भी प्रतिबिंब है एक, 11, 14, 17 इन सभी का प्रतिबिंब क्या है एक। तो हर किसी का क्या एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देखो, आपको बस इतना सोचना है कि क्या यहाँ कोई छूट गया, नहीं, सबसे तीर निकला है मतलब सबका प्रतिबिंब है। फिर आपको देखना है कि क्या यहाँ पर कोई भी अवयव ऐसा है जिससे एक से ज़्यादा तीर निकल रहे हो, नहीं, सबसे एक ही एक तीर निकले, मतलब सबका एक ही क्या है, प्रतिबिंब है, तो ये अलाउड है। तो मतलब क्या, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बोलेंगे फलन है। ठीक है, आपको अभी ये डायग्राम बना के नहीं दिखाना था, ये मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया। ठीक, अच्छा, अब बोला गया था कारण का उल्लेख कीजिए। कारण के उल्लेख में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कारण के उल्लेख में हम लिखेंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रथम समुच्चय के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, किसी भी का एक से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कारण लिख दिया, प्रथम समुच्चय के प्रत्येक अवयव का द्वितीय समुच्चय में केवल एक प्रतिबिंब है। प्रथम समुच्चय मतलब अगर ए टू बी डिफाइंड है तो ए प्रथम समुच्चय हो जाएगा, बी द्वितीय समुच्चय हो जाएगा। बट यहाँ पे ए और बी लिखा नहीं था, इसलिए मैंने प्रथम और द्वितीय लिखना ज़्यादा सही समझा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि परिसर भी बता दो यार। ठीक है, तो परिसर की बात करें तो परिसर मतलब क्या, कि जो ये अपना संबंध है या फलन है, ठीक है, इसमें जो द्वितीय अवयव है, द्वितीय घटक है जो है ना, द्वितीय घटक कोमा के बाद वाला, हर जगह एक ही नजर आ रहा है यार, तो परिसर में सिर्फ यही एलिमेंट आएगा एक। अगर हमसे प्रांत पूछा होता तो प्रांत में 2, 5, 8, 11, 14, 17 यानी प्रथम घटक आता, बट प्रांत पूछा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूँ दूसरे की, तो दूसरे में देखो क्या है कि 2 का प्रतिबिंब 1 है, 4 का 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 10 का 5 है, इसका 6 है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जितने भी अवयव हैं प्रथम, ठीक है, समुच्चय से, उन सभी का केवल एक ही क्या है, प्रतिबिंब है। 2 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का और कोई प्रतिबिंब नहीं है, 6 का प्रतिबिंब 2, 4 का प्रतिबिंब 2 है, 4 का और कोई प्रतिबिंब नहीं है। तो ये भी क्या है, ये भी फलन है। तो यहाँ पे यही चीज़ आप बस कॉपी कर दो। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ हम कॉपी कर देंगे। और यहाँ पे अगर परिसर पूछा है तो यहाँ पर भी परिसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, परिसर मतलब जो ये द्वितीय घटक होता है इससे एक समुच्चय बना दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक, इसी तरह से अगर मैं बात करूँ तीसरे की, तो तीसरे को हम बोलेंगे ये फलन नहीं है।
क्यों फलन नहीं है? क्योंकि देखो एक का प्रतिबिंब 3 आया और एक का ही प्रतिबिंब 5 हो गया, मतलब एक के एक से ज़्यादा प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं, तो ये फलन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दिया फलन नहीं है। आगे आप लिख लेना क्योंकि एक के एक से ज़्यादा प्रतिबिंब है। ठीक है, इसलिए फलन नहीं होगा। अच्छा, अब बात करते हैं मेन सवाल की, जिसके लिए शायद आप लोग ये वीडियो देखने आए होंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में काफ़ी बच्चों को दिक्कत रहती है। पहले इसकी बात करते हैं। देखो यार, पहले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो एफ ऑफ एक्स यानी जो अपना फलन है या फंक्शन है वो है माइनस और यहाँ पे मोड के अंदर एक्स है। ठीक है, तो जो ये मॉडुलस फंक्शन है जिसे हम मापांक फलन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इसमें देखो क्या है कि इसकी जो परिभाषा होती है ना, अगर आप सही से लिखना चाहो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि ये दो तरह की वैल्यूज़ देता है। या तो ये एक्स लौट आएगा। एक्स कब लौट आएगा? एक्स तब लौट आएगा जब एक्स बड़ा या बराबर होगा 0 से। या फिर ये माइनस एक्स लौट आएगा। माइनस एक्स कब लौट आएगा? जब एक्स छोटा होगा 0 से, यानी नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब है जब एक्स, देखो आपने छोटी क्लास में इसमें इसको कैसे पढ़ा होगा, है ना? छोटी क्लास में बच्चों को सवाल देते हैं कि भाई मोड 5 निकाल दो तो 5 बताते हैं, ऐसे 5 पूछते हैं तो 5 बताते हैं। ठीक है, उनके दिमाग में ये रहता है कि अगर माइनस रहता है तो माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, माइनस हटा के पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, और अगर 0 रहेगा तो ये 0 ही देगा। लेकिन ये कहानी के पीछे का जो सीन है वो क्या है कि अगर ये -5 है अंदर, तो ये करता क्या है, ये चेक करता है कि क्या ये 0 से छोटा है। हाँ, तो अगर ये 0 से छोटा है तो एक माइनस अपने आप से लेके आ जाता है, यानी कि -5 को ये माइनस से गुणा करता है, तब वो +5 आपको नजर आता है। ठीक है, लेकिन अगर अंदर मान लो माइनस नहीं है, जैसे कि x 0 है या 0 से बड़ा है, ठीक है, यानी कि ऐसे, तो ये क्या करेगा, तब ये कोई चेंज नहीं करेगा, तब ये x का x ही लौटा देगा, यानी 5 का 5 ही लौटा देगा। इस तरह से चीज़ों को पॉजिटिव बनाता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके डोमेन की, ठीक है, डोमेन यानी प्रांत की, तो प्रांत का ये मतलब होता है कि फंक्शन को कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखना, जब भी डोमेन या प्रांत की बात की जाएगी, जैसे सोचो ना, फलन अगर ए टू बी डिफाइंड है, तो यहाँ पे जो सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी उनको एक्स की वैल्यूज बोलेंगे, यहाँ पे जो आएंगी वो वाई बोलेंगे। तो एक्स से जो समुच्चय बनेगा वो अपना प्रांत कहलाएगा। जिसको जाके तीर लग रहा है, जो जो वाई इसका प्रतिबिंब बन पा रहा है, वो अपना परिसर कहलाएगा। तो जब भी आपसे प्रांत पूछा जाए तो मतलब एक्स क्या क्या रख सकते हो आप वो बताना। तो इस फंक्शन को अगर आपने पढ़ा हुआ है तो यहीं से आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि x अगर 0 होगा तब भी चलेगा, x 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव नंबर है तब भी चलेगा, x अगर 0 से छोटा है तब भी चलेगा, यानी x कोई भी रियल नंबर या वास्तविक संख्या हो सकती है। तो यहीं से हमें पता लग जा रहा है कि प्रांत तो सीधा सीधा वास्तविक संख्या है, क्योंकि प्रांत का मतलब ये है कि हम क्या क्या x रख सकते हैं। तो इस फंक्शन को अगर आपने डिफाइन किया हुआ है ऐसे, तो आप यहीं पे देख पा रहे हो कि x कुछ भी रख सकते हो, 0 से छोटा भी रख सकते हो, 0 के बराबर भी रख सकते हो, 0 से बड़ा रखते हो। प्रांत का तो ये मतलब होता है कि इसके अंदर क्या क्या पुट कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ भी पुट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं होती, कभी मना नहीं करेगा। हाँ, जब हम परिसर की बात करते हैं, याद रहे, जब हम परिसर की बात करते हैं, परिसर के लिए, ठीक है, परिसर के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, परिसर के लिए, तब हम देखते हैं कि फंक्शन की क्या क्या वैल्यू आएंगी, यानी x रखने पे मुझे क्या y मिल रहा है, यानी y क्या क्या होगा। और आप याद रखना कि जो f ऑफ x होता है इसी को y बोला जाता है। मतलब मैं किसी तरह से ये निकाल लूँ कि इसकी क्या क्या मान आ सकता है, वही सारे मानों का समुच्चय क्या कहलाएगा, इसका परिसर। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे रहता है तो ऐसे तो बताना आसान होता है, कोमा के बाद वाला, बट अगर आपको ऐसे नहीं दिया हुआ है और आपको जनरली निकालना है तो आप ऐसे समझो कि कोमा के पहले वाला जो होता है वो x होता है, यानी कि प्रांत के लिए हम x देखते हैं, और कोमा के बाद जो होता है वो y की वैल्यू होती है, यानी हम y देखते हैं। तो यहाँ भी हमें परिसर के लिए y देखना है, और y का मतलब क्या है, f(x), यानी इसकी वैल्यू, इसी को y बोलते हैं। ठीक है, अब ये हम कैसे बनाएंगे, ये आपको दिमाग लगाना होता है। अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइप से होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो माइनस मोड एक्स है, लेकिन आपको इतना पता लग गया कि अगर मोड एक्स है अपने पास तो इसकी वैल्यू हमेशा या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटा कभी आता ही नहीं है। इतनी बात पता लगी। अब मैंने यहाँ से शुरुआत करी जबकि इसके पास माइनस भी है, मैं कहीं ना कहीं यहाँ से ले जाके पूरा ये क्रिएट कर लूँ तो ये पूरा बनते ही y आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये बराबर है y के। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चीज़ सेम दिखी, माइनस नहीं दिख रहा, तो मैं माइनस क्या, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस मोड एक्स हो जाएगा। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से
जो ये इनइक्वालिटी है इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये उलट जाती है, ये आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे। मतलब इसका मुंह इस तरफ खुला है ना, तो अब ये इधर खुल जाएगा। जैसे ही इतना होगा अब आप देख पाओगे कि यार ये चीज तो वाई है ना। और हमें बस यही देखना होता है, मैंने इसकी जगह वाई क्यों लिखा समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर यही चीज तो है वाई या फिर एफ ऑफ एक्स। और वाई क्या है, वाई छोटा आ रहा है या बराबर आ रहा है जीरो से, इसका मतलब वाई के ही क्या क्या मान हो सकते हैं, वही परिसर कहलाता है। इसका मतलब जो परिसर होगा ना जनाब, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो या उससे छोटा। जीरो अगर इंक्लूड है तो ये ब्रैकेट आएगा, चैप्टर 1 में पढ़ा था। अगर इक्वल टू है तो ऐसे क्लोज ब्रैकेट आएगा ना, ठीक है। और जीरो से छोटा कहाँ तक, कहीं तक भी चले जाओ यार, माइनस इन्फिनिटी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप एक नंबर लाइन बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कहीं जीरो है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, कहीं जीरो। अब हमें जीरो भी लेना है, जीरो लेना है मतलब यहाँ पे बराबर का साइन है। और जीरो से छोटा है वाई, यानी जीरो से पीछे जाना है, तो पीछे जाओगे तो जीरो कितना पीछे जा सकते हो, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसीलिए इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें तो देखो ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत नहीं होती मोड में उतनी, यहाँ पे दिक्कत रहती है दूसरे पार्ट में। दूसरा जो पार्ट है एफ ऑफ एक्स बराबर है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ, ठीक है, कि भाई एफ ऑफ एक्स क्या है, वर्गमूल के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ, यानी कि प्रांत के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे देखना है एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर मैं परिसर के लिए बात करूँ तो मुझे वाई देखना होता है। तो यार आप एक याद रखना बात, यहाँ पे छोटी सी आप टिप रख लो, ठीक है ना। यहाँ पर पहली टिप आप क्या रखो अपने पास, अपने दिमाग में हमेशा, जब भी आप अंडर रूट वाला सवाल कर रहे हो, कि अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी आ जाए अंडर रूट के अंदर, ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी, अब मुझे नहीं पता क्या आएगा, ठीक है, वो हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर भी होगा, ठीक है, जीरो से बड़ा या बराबर होगा। कभी भी इसके अंदर आप कोई ऋणात्मक चीज़ नहीं रख सकते, नेगेटिव चीज़ नहीं रख सकते, ये बात याद रखना। और डोमेन का मतलब होता है इसको हम क्या क्या चीज़ें दें, क्या क्या एक्स हम रख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या बोला कि अंदर जो भी होगा कभी भी जीरो से छोटा नहीं आएगा। तो मतलब कि ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर ऐसा फंक्शन होगा तो ऐसा होगा डोमेन, है ना। डोमेन का मतलब ये समझो कि मान लो आपके पास जैसे बकरी है, तो बकरी क्या क्या खाती है, मान लो उसका डोमेन हो गया। अब बकरी को आप पत्थर तो खाने को नहीं दे सकते ना, इसी तरह से अलग अलग लोग क्या खाएंगे मान लो उनका डोमेन। तो ऐसे ये फंक्शन क्या खाएगा, मतलब कौन सा एक्स अपने अंदर रख सकता है जिसमें ये फंक्शन करेगा, वही इसका डोमेन है। तो ये फंक्शन क्या कहता है, भैया मुझको ना नेगेटिव चीज़ों से एलर्जी है। याद रखना आप, अंडर रूट वाला फंक्शन क्या कहता है, मुझे ऋणात्मक चीज़ों से एलर्जी है। मतलब जैसे ही आपको डोमेन निकालना हो, आप पहली कंडीशन लगाओ कि यार इसके अंदर जो लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया, अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, जो भी है उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ कभी नेगेटिव नहीं होगी, या तो जीरो रहेगी या जीरो से बड़ी होगी। एक तो ये बात याद रखना, जब भी आपको अंडर रूट में कुछ भी दिया और डोमेन निकालना, आप शुरुआत ऐसे करोगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। अभी अगली टिप बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, याद रखना, ठीक है। और 9 उधर चला जाएगा माइनस में, फिर यहाँ से दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस से प्लस का हो जाएगा, और ये -9 से +9 हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा जब दोनों तरफ माइनस हटा रहे हो, यानी दोनों तरफ -1 से गुणा कर रहे हो, तो ये चीज़ उलट जाती है, तो ये इस तरफ चौंच होएगी, उस तरफ मुँह खुल जाएगा। अब यहाँ के बाद आती है मेन दिक्कत। इसके बाद टिप टू याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। टिप जो 2 है ना, वो याद रखना कि अगर अपने पास एक्स स्क्वायर है, ध्यान देना, और ये छोटा है या बराबर है किसी चीज़ से, अब मुझे नहीं पता ये चीज़ क्या है, पहली कंडीशन तो ये मिल सकती है, या फिर एक्स स्क्वायर बड़ा या बराबर है किसी चीज़ से, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल सॉल्व करना हो तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि एक्स लिखो, यही वाला निशान दोनों तरफ लगा दो, यानी कि यही वाला निशान इसके लेफ्ट में, इसके राइट में लगा दो। मेरे कहने का मतलब है यही वाला निशान इधर और यही इधर। और फिर क्या करना है आपको, जो भी ये था, मैंने कहा कुछ भी हो ये, ठीक है, इसी का वर्गमूल लेना है माइनस के साथ, और इसी का वर्गमूल लेना है प्लस के साथ, यानी यहाँ माइनस नहीं प्लस आएगा, ठीक है। प्लस लगाते ही नहीं है, वो अंडरस्टूड प्लस होता है, ऐसे होगा। और अगर ये चीज़ हो ना तो ये अलग तरीके से सॉल्व होती है, नया पेज ले लूँ मैं, ठीक है, ये अलग तरीके से सॉल्व होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए
देखो x या तो अगर यहाँ पे बड़े का निशान आ गया ना इसकी तरफ, तो याद रखना x या तो ठीक है छोटा होगा या बराबर होगा इसके वर्गमूल के नेगेटिव से, या फिर x बड़ा या बराबर होगा इसके वर्गमूल के पॉजिटिव से। मतलब जो बड़ा वाला होता है ना, यानी बड़ा मुंह खुला हुआ एक्सिस वाले की तरह मुंह खुला होगा, तो कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। तब इसमें दोनों निशान आते हैं, छोटा या बड़ा भी और बड़ा या बराबर भी, ठीक है ना। तो कब क्या होता है, जब छोटे की बात करेंगे तो उसके नेगेटिव से भी छोटा, उसके वर्गमूल के नेगेटिव से भी छोटा, और जब बड़े की बात करेंगे तो उसके वर्गमूल के पॉजिटिव से बड़ा। बस ये चीज लगती है। आगे बात समझ में, इनको याद रखना बस, आप कोई भी सवाल कर लोगे। अब मुझे बताओ यहाँ के स्टेप के बाद अपना क्वेश्चन इस टाइप का है या इस टाइप का है? अपना क्वेश्चन इस टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर चोंच है एक्स स्क्वायर की तरफ, यहाँ भी चोंच है, तो मतलब अपने को इस तरीके से चलना है। अब यहाँ पे इस कुछ भी की जगह 9 है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 9, बस हो गया सवाल। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x वही वाला निशान लगाएंगे, यहाँ पे वर्गमूल माइनस के साथ, यहाँ पे वर्गमूल ठीक है प्लस के साथ, और दोनों में 9, तो मतलब ये -3 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा या बराबर होगा। मैंने कहा जो x का मान आता है क्या क्या रख सकते हैं, वही प्रांत कहलाता है। तो मतलब अभी हम प्रांत निकाल चुके हैं इसका, प्रांत यानी कि बोले तो डोमेन, और डोमेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखूं, क्योंकि दोनों तरफ बराबर का साइन है तो ये क्लोज ब्रैकेट आएगा -3 से 3, क्योंकि रियल नंबर की बात हो रही है, वास्तविक संख्या होगी। यहाँ तक बात समझ आ गई। सोचो अगर किसी सवाल में आपको ये बड़ा वाला मिल जाए, है ना, मान लो इसी सवाल में ये एक्स स्क्वायर -9 होता, तो लास्ट में आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9 की जगह +9, और निशान उल्टेगा नहीं उस बार, यानी ये निशान आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ जाता, तब वहां पे एक्स की ये वैल्यू नहीं आती है ना। मैं यहाँ पे बोल करके दिखा देता हूँ, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ जाता, या मान लो कुछ और वैल्यू होता 16 आ जाता, जब ये बड़ा आ गया तो ये इस टाइप का बन गया, तब क्या होगा पता है ना, तब x या तो छोटा होगा इसके नेगेटिव से भी, या फिर x बड़ा होगा या बराबर भी, ठीक है, इसके अंडर रूट के पॉजिटिव से भी। बड़ा कब लेना है, जब इधर आप पॉजिटिव ले रहे हो, छोटा कब लेना है, जिधर आप नेगेटिव ले रहे हो। याद रहे कि बस इतने से कहानी में बहुत बदलाव आता है, और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को गलत करके आते हैं। मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए लिया ना, क्योंकि ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी, बहुत जगह यूज करोगे इसको। अच्छा प्रांत तो निकल गया सर, आप कहोगे यार सर प्रांत तो निकाल दिया आपने, ये तो हमें आता था। मेन दिक्कत ना इसके परिसर निकालने में आती है। भैया मैंने आपसे बोला है कि जो भी अपना ये फंक्शन है ध्यान दो, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ा मैं रहा हूँ ना, मुझे पता है आपको क्या समझाना है, टेंशन मत लो यार, भरोसा रखो, ठीक है। बोर्ड पे पढ़ाऊंगा ना तो और मज़ा आएगा आपको, बोर्ड जल्दी ही इंतजाम हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। बट अभी इससे ही काम चलाते हैं अपन, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एफ ऑफ एक्स होता है अपना वाई। इसी तरह से आप ये देखो y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि प्रांत के लिए हम देखते हैं x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। y के लिए क्या करेंगे, जो भी हमने पता है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये है कि अंडर रूट के अंदर कुछ भी होगा, अंडर रूट के अंदर कुछ भी होता है। एक और बात रखना, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। देखो पिछली बार वाली बात मैं कह रहा था कि अंदर वाला नेगेटिव नहीं होता, अब मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, ये पूरा भी कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता। मतलब अंडर रूट के अंदर आप कुछ भी रखोगे वो नेगेटिव तो नहीं दे सकते, चाहे जीरो रखोगे या पॉजिटिव रखोगे, तो इसका आंसर भी या तो जीरो आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक रूल तो मुझे ये पता है, ध्यान दो, मुझे एक बात तो ये पता है कि पूरा का पूरा y, ठीक है, पूरा का पूरा y कभी भी जीरो से छोटा तो नहीं होगा। तो यानी कि पहली कंडीशन मेरे पास हो जाएगी y बड़ा या बराबर ही आएगा जीरो के। क्यों? क्योंकि इसका जो भी आंसर आ रहा है समझो कि वो y है। मैंने क्या कहा, ये कभी भी जीरो से छोटा आंसर नहीं देता, या तो जीरो से बड़ा देगा या बराबर देगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई, तो पहली कंडीशन ये मान गए आप। लेकिन इसमें एक और कंडीशन लगेगी, सिर्फ इतने पे सवाल खत्म नहीं होगा। अब हमें देखना है कि चलो जीरो से बड़ा तो दे रहा है, लेकिन कहाँ तक, कितना बड़ा दे सकता है, वो भी तो डिपेंड करता है। वो कैसे हम चेक करेंगे, वो चेक करेंगे, ये पूरा का पूरा क्रिएट कर दो बेसिक से, ये चीज याद रखना। क्रिएट करके क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब आप सीधी सी बात मुझे बताओ कि इनमें से किसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है। इनमें से क्या एक्स स्क्वायर के बारे में पता है कि क्या हो सकता है? हाँ, आप कहोगे सर देखो एक्स स्क्वायर जो होता है ना, क्योंकि
रियल नंबर का स्क्वायर है तो ये 0 से बड़ा या बराबर होगा। मैं बोलूँगा हाँ भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन ये तो x की बात हुई, हम तो परिसर में y की बात कर रहे हैं। तो आप बोलना अरे सर रुको, हम y क्रिएट कर लेंगे यहाँ से। कैसे क्रिएट कर लेंगे? देखो यार, हमें करनी है नकल। आप कहोगे नकल तो पेपर में अलाउड नहीं होती है। देखो, पेपर में अलाउड मतलब बाहर से नकल अलाउड नहीं होती, क्वेश्चन से नकल कर सकते हो ना। इसी क्वेश्चन से हम नकल करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको वो देंगे जो ये बनने के लिए जरूरी है। अब आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ? देखो यार, ये वाली चीज को मुझे ये वाली चीज बनाना है तभी तो ये y बनेगा। तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है? माइनस। हम इसका मेकअप कर रहे हैं ना। तो देखो, एक्स स्क्वायर के पहले माइनस है, इसको भी माइनस दे देता हूँ। तो मैंने कहा माइनस दे दिया, ठीक है। मतलब दोनों तरफ -1 से गुणा किया, -1 से गुणा करोगे निशान उलट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। 0 को माइनस से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 रहेगा। अब आप कहोगे अरे सर कुछ कुछ तो इसके जैसा दिख रहा है। मैं कहूँगा बिल्कुल। अब आप कहोगे कि यार यहाँ तक तो ठीक है, पर यहाँ पे तो 9 में से माइनस हो रहा है। तो मैं कहूँगा ठीक है यार, इधर +9 कर देते हैं, इधर भी +9 कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, आप देखो +9 यहाँ लिखो या इसके पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 9 प्लस कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 0 + 9 9 हो जाएगा। मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने बेसिकली यहाँ पे +9 किया था, इधर भी +9 किया। ये +9 आप पहले भी लिख सकते हो और 0 + 9 9 हो गया। अब आप कहोगे सर कुछ कुछ तो इसके दिख रहा है, y के करीब जा रहे हैं। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, बस अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। अब अगर दोनों तरफ मैं वर्गमूल ले लूँ तो ये हो जाएगा ऐसा और ये हो जाएगा ऐसा, है ना, ये हो जाएगा ऐसा। अब आप कहोगे ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, इससे क्या फ़ायदा हुआ? अरे यार ये चीज़ पूरी बन गई है तो y बन गया, तो इसकी जगह y लिख सकते हो। y <= कितना? √9 कितना होता है? 3। अब जरा दोनों कंडीशन को मिला लो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि y 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, यहाँ पे क्या कह रहा है 0 3 से छोटा या बराबर होना चाहिए। दोनों को मिला है तो इसका मतलब है y, ठीक है, बड़ा या बराबर किससे है? देखो y की तरफ मुंह खुला हुआ है, y बड़ा या बराबर है 0 से, ठीक है, और y, ठीक है, छोटा या बराबर किससे है? 3 से। तो यानी y छोटा या बराबर है 3 से। y की वैल्यू को परिसर बोलते हैं यानी रेंज बोलते हैं। तो परिसर कितना हो जाएगा जनाब? 0 से लेके 3 तक। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है ना, तो आप क्या करना, नंबर लाइन का सहारा लेना। बहुत सही तरीका है नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्या करो आप, ये क्रिटिकल वैल्यू लिख दो। एक जगह तो y 0 पे कुछ कंडीशन है, एक जगह y की 3 के साथ कुछ कंडीशन है। मतलब y का जो लफड़ा चल रहा है वो 0 और 3 से चल रहा है। अब आप देखो यहाँ पे y 0 से बड़ा या बराबर है, तो यहाँ पे 0 से बड़ा किधर होता है? राइट की साइड, है ना। जितना आगे जाओगे उतना बड़ा नंबर मिलेगा। और यहाँ पर क्या चल रहा है, y 3 से छोटा या बराबर चल रहा है, मतलब 3 के बराबर है, डार्क करो, और छोटा यानी इधर। दोनों कंडीशन होनी चाहिए ना कि भाई y जो है इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा, दोनों दोनों मतलब इनका इंटरसेक्शन, इनका कॉमन एरिया जिसमें दोनों लाइन आ रही है। ये वो एरिया है जहाँ पे y 0 से बड़ा या बराबर है और 3 से छोटा या बराबर है। तो टोटल कहाँ से कहाँ तक गया? देखो 0 से 3 तक ही तो गया, यहाँ से भी हम कह सकते हैं। अब समझ में आ गया? अब इसमें तो बहुत टाइम लगा दिया सर आपने। हाँ यार, जब मैं आपको कुछ ऐसा समझाऊंगा जो सिर्फ एक क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, अब ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में चीजें काम आएंगी, तो टाइम तो लगता है। ठीक है, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पर जो मैंने आपको बताया है ना, वो सारी चीजें आपको काम आएंगी। ठीक है, अभी जो हम 5वां सवाल करेंगे ना, इसमें भी हम क्रिएट करेंगे। देखो वही वाला तरीका चलेगा और परिसर आपसे फटाफट निकलेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक फलन f(x) 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, मान ज्ञात करो। तो यार ये तो आसान है ना, हमें f(x) बराबर दिया है 2x - 5 के। तो 9वीं का क्लास का सवाल हो गया, 9वीं में ऐसे सवाल हमने किए थे। f0 निकालना है, मतलब क्या? मतलब x की जगह 0 रख दो यार। तो x की जगह 0 रखोगे तो 2 गुणा में 0 -5, 2 गुणा में 0 0 -5 -5 ही हो गया। ऐसे ही यार f7 निकालना है, x की जगह 7 रख देना। f-3 निकालना है, x की जगह -3 रख देना, 11वीं में वो कर लेना। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है जो TC इतने के बराबर है। तो इन सभी को ज्ञात कीजिए। यार ये भी तो वही सवाल हो गया, T के अंदर C पुट करेंगे तो कितना देता है, 9C / 5 प्लस में कितना 32। अब जो जो बोला है कर दो ना यार। T0 निकालना है तो C की जगह 0 रख देना, तो ये जाएगा 9 × में 0 / 5 प्लस में 32।
तो ये तो पूरा 0 हो गया, 32 ही आ गया इसका आंसर यार। ठीक है, T28 निकालना है यार, इसकी जगह 28 रख लेना, कैलकुलेट कर लेना। -10 निकालना है, इसकी जगह -10 रखना, कैलकुलेट कर लेना। कह रहा है सी का मान जब TC 212 हो, तो इस केस में क्या करना। ठीक है, चौथे वाले में, अगर मैं चौथे वाले की बात करूँ, चौथे केस में क्या करना, इन्होंने कहा है TC 212 है, तो यहाँ पे TC की जगह 212 लिख देना। ठीक है, और यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेना यार, है ना। 32 पहले माइनस में आएगा, फिर ये इधर जाएगा, हो जाएगा। तो ये अभी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ आती है बच्चों को। ठीक है, 5वें सवाल की बात करते हैं। 5वें सवाल में कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। पहले की बात कर लेता हूँ। देखो, प्रांत नहीं निकालना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ परिसर निकालना है। देखो यार, पहले पार्ट में क्या है, एफ एक्स बराबर है 2 - 3x के, जहाँ पे x क्या है, x कोई वास्तविक संख्या है, जहाँ पे x 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो, प्रांत इसलिए भी नहीं पूछा क्योंकि इन्होंने खुद ही बता दिया ना x क्या होना चाहिए, तो प्रांत तो यहीं से आप नकल मार के बोल लिख देते। परिसर पूछा है, परिसर के लिए मैंने क्या कहा, इसको y के बराबर मान लो, है ना। यानी कि y एफ एक्स की जगह क्या ले सकते हैं, y। तो y बराबर क्या हो गया, 2 - 3x। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ भी करके देखना है कि इसका मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, और किसके हिसाब से देखना होता है भाई, x क्या क्या रख सकते हो, x क्या क्या रख सकते हो, x रख सकते हो ऐसा वास्तविक संख्या जो 0 से बड़ी हो। अब देखो, जो ट्रिक हमने पिछली बार सीखा ना, वही यहाँ काम आएगा। x क्या है, x 0 से बड़ा है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अब मैं इससे ये क्रिएट कर दूंगा, मतलब मैं इसको कुछ कुछ चीजें देता रहूंगा जिससे ये ऐसा बनता रहेगा। कैसे बन सकता है ये, जरा इसकी शक्ल देखो, इसमें x का 3 गुना लिखा हुआ है, जबकि यहाँ तो नहीं है। मैं कहूंगा दोनों तरफ 3 से गुणा कर दिया जाए, यानी कि 3x हो जाएगा। इधर 0 × 3 0, मतलब दोनों तरफ 3 से गुणा किया है, पर 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, ढीठ बनता है ना, 0 × 3 0 ही रहेगा। ठीक, अच्छा, अगर पॉजिटिव नंबर से गुणा करते हो तो निशान नहीं बदलता है, ये ऐसे ही रहता है। नेगेटिव से गुणा करोगे ऋणात्मक से, तभी फर्क पड़ता है। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। आप कहोगे यार कुछ कुछ इसकी शक्ल इसकी जैसी लग रही है, लेकिन माइनस की कमी नजर आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ -1 से गुणा करूंगा। -3x को 1 से गुणा करोगे, -1 से 3x को, -3x हो जाएगा। 0 ढीठ बनता है, फर्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा, लेकिन निशान उलट जाएगा क्योंकि नेगेटिव से गुणा करते ही निशान उलट जाता है। अब आप कहोगे यार इसके जैसा तो बन गया, लेकिन ये तो 2 - समथिंग है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा यार चलो इसको +2 कर दो, इसको ही +2 कर दो। अब ये +2 आप बाद में लिखो, पहले लिखो, आपकी मर्जी है। इसके जैसा दिखाना चाहते हो तो हम पहले लिख दे रहे हैं, मतलब दोनों तरफ 2 प्लस किया है, तो ये हो जाएगा 2 - 3x, और 0 + 2 हो जाएगा 2। दोनों तरफ 2 दे दिया हमने, है ना। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। अब अगर आप देखो तो क्या ये पूरा बन गया, हाँ, और ये पूरा y के बराबर है, हाँ, तो मतलब इसकी जगह y लिख सकता हूँ, हाँ, y 2 से छोटा है, हाँ। अब y 2 से छोटा है और कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि x रियल नंबर है, रियल नंबर पुट करने पे रियल नंबर आता है, वास्तविक संख्या। ऐसा वास्तविक संख्या बताओ जो 2 से छोटी होती हैं। अगर आप नंबर लाइन लो, यहाँ पे कहीं 2 आ रहा है, 2 से छोटा है, बराबर तो नहीं आ रहा ना, तो मतलब क्या, मतलब हम 2 को डार्क नहीं करेंगे, ओपन सर्कल रहेगा, और 2 से छोटा, यानी -अनंत से 2 तक, लेकिन ये ऐसा वाला ब्रैकेट आएगा। तो मतलब क्या, मतलब जो इसका परिसर है जनाब, जो इसका परिसर है वो क्या हो जाएगा, -अनंत 2। ठीक है, यहाँ तक इनके बीच में रहेगा, 2 को इंक्लूड नहीं करना, बराबर नहीं। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में f(x) है x² + 2। ठीक है, दूसरे की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, दूसरे में क्या है, दूसरे में f(x) बराबर x² + 2, और एक और कंडीशन लगाई गई कि x एक वास्तविक संख्या है। x क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ पता हो जहाँ से मैं शुरुआत कर सकूँ और इसके जैसा बना सकूँ। तो जैसे मुझे x² नजर आया, मैं खुश हो गया। क्यों, क्योंकि x² के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे पता है कि अगर x कोई वास्तविक संख्या है तो उसका स्क्वायर कभी नेगेटिव तो नहीं आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। बस जहाँ से आपको पता है वहाँ से शुरुआत कर दो। अब आप देखो कि इसको हम ऐसा कैसे बना सकते हैं। इसको ऐसा बनाने के लिए 2 की तो कमी है, दोनों तरफ 2 जोड़ दो, तो यानी कि हो जाएगा x² + 2। अब 2 जोड़ा है हमने, या घटाया भी होता तो भी बात नहीं, जोड़ने या घटाने पे चाहे नेगेटिव नंबर जोड़ो घटाओ, चाहे पॉजिटिव नंबर जोड़ो घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता निशान को, वो उलटता नहीं है। सिर्फ गुणा करने या भाग करने पे नेगेटिव नंबर से ये निशान उलटता है। ये हो गया। अब जैसे ये हुआ, मैंने देखा ये तो पूरा ही बन गया, और यही चीज़ है f(x) यानी कि y। f(x) का मतलब क्या है, y, यानी कि इस पूरे की जगह मैं y लिख सकता हूँ। ये पूरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, तो इसकी जगह y लिख दिया, y 0 से बड़ा या बराबर आ गया।
y की सेट ऑफ वैल्यूज को ही क्या बोला जाता है, परिसर, यानी y की जितनी वैल्यू है उसे एक समुच्चय बना दो। तो मतलब परिसर में क्या क्या आएगा, या तो 0 या उससे बराबर, या फिर बड़ा, बड़ा मतलब कहीं तक भी चले जाए, अनंत तक चले जाए, ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं इसके तीसरे हिस्से की। इसका तीसरा हिस्सा है कि एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर है, एक्स एक वास्तविक संख्या है। ये तो बड़ा आसान है यार। ठीक है भाई, तीसरे की अगर मैं बात करूं, तीसरे की अगर मैं बात करूं तो एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर है, और एफ ऑफ एक्स को ही वाई बोलते हैं, तो इसमें तो यार सीधा सीधा वाई ही एक्स के बराबर है। यानी कि यहाँ से, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को वाई बोलते हैं, यहाँ से तो सीधा ही पता लग रहा है कि जो जो एक्स हो सकता है वही वही वाई होगा, क्योंकि वाई और एक्स बराबर है। और हमें ये तो क्वेश्चन में बता दिया गया एक्स एक वास्तविक संख्या है। इसका मतलब क्या, अगर एक्स एक वास्तविक संख्या है तो वाई भी एक वास्तविक संख्या होगा। इसका मतलब वाई क्या है, वाई क्या है, वाई कोई भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, वाई बिलोंग करता है रियल नंबर को, है ना। तो परिसर क्या हो जाएगा, यही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, है ना। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ना भैया, x बिलोंग करता है रियल नंबर को, इसका मतलब y बिलोंग करेगा, क्योंकि x और y बराबर है। बस हो गया परिसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।